अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा पाकिस्तान नेवी और आर्म्ड फोर्सेस को लेकर है, और दूसरे टॉपिक में J-35 को लेकर एक क्वेरी है जो पाकिस्तानी साइड पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर की जा रही है, तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो लीबिया की आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांडर हैं, जिनका नाम सद्दाम हफ्तर है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। यहाँ उनकी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, देन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर ऑन उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के नेवल चीफ से। इन मीटिंग्स में लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बेहतर करने की बात की गई है। इसके साथ साथ न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान नेवल पर्सनल लीबियन नेवी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लीबिया का जो करंट मसला है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। करंटली अगर आप लीबिया के मैप को देखें तो लीबिया एटलीस्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है एक मुल्क, लेकिन 3 वहाँ हुकूमतें हैं। सेम एज़ जैसे हम सीरिया की मिसाल ले लेते हैं, इस तरह बाकी कंट्रीज़ भी हैं मुसलमानों की मिडल ईस्ट में अनफॉर्चुनेटली, के मुल्क एक हैं, वहाँ मुख्तलिफ धड़े हैं। देखें, जो लीबिया में 3 धड़े हैं। सबसे पहला धड़ा है जिसे कहा जाता है यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, GNU उसे कह दिया जाता है। इसको लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दिबेग। ये UN रिकग्नाइज्ड इसका हिस्सा है और इसको तुर्किया ज़्यादा सपोर्ट करता है। और इसकी जो हुकूमत है वो लीबिया के नॉर्दर्न इलाकों पर है, थोड़े से इलाकों पर। दूसरा जो बड़ा हिस्सा जिस धड़े के पास है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी, GNS, जिसके आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हुए हैं। यहाँ जो मेन लीडर है उनका नाम है जनरल के हफ्तर, देन ये साले, इस तरह के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। और करंट इनके आर्मी चीफ सद्दाम हफ्तर वो पाकिस्तान आए हुए थे। और ये जो 2 बड़े धड़े हैं, इन्हीं के साथ ही बेसिकली समुंदर लगता है, मेडिटेरेनियन सी, और इन्हीं के पास ही लिमिटेड हद तक कुछ शिप्स हैं। अब जो ये GNS वाला धड़ा है, इनके पास एक ओल्ड सोवियत फ्रीगेट है जो आप एक कॉर्वेट लेवल की ही शिप समझ सकते हैं। 2 मिसाइल बोट्स हैं जिनमें मिसाइल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड नेवी है। जबकि दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी एक कंटेस्टेड एरिया है। एक तरफ मिस्र की बहुत ताकतवर नेवी मौजूद है, यहाँ US शिप्स मौजूद होती हैं, और इसके साथ साथ ज़रा और डीप जाएँ तो तुर्की और ग्रीस का एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट है। सो इस पूरी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में लीबिया जैसा मुल्क है जो ऑलरेडी 2 से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अब जिस धड़े ने पाकिस्तान में आके मुलाकात की है वो तुर्किया के खिलाफ है, और तुर्किया दूसरे धड़े के साइड पर है। यहाँ इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया जा रहा है कि पाकिस्तान GNU और GNS, ये जो 2 धड़े हैं, इनके दरमियान सुलह करवा सकता है। और इसी चीज़ को लेकर ही ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम समझी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, इन दोनों को एक पेज पर ला सकता है। क्योंकि GNU वाली साइड पर तुर्किया मौजूद है और GNS वाली साइड को पाकिस्तान टेबल पर ला सकता है। और पाकिस्तान नेवी से जो उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट फ्राहम करने की बात की है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स का तो हम देखते आए हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ट्रेन किया जाता है, पाकिस्तान नेवी भी करती है। लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान नेवल पर्सनल, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान नेवी की वॉरशिप्स भी हमें लीबिया में नज़र आ सकती हैं। परमानेंट डिप्लॉयमेंट पर नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर जो गुडविल जेस्चर के तौर पर विजिट्स कंडक्ट किए जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि इवन दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़, उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान नेवी ने किस तरह इंडियन नेवी को उनकी हदूद में रखा, और इंडियन नेवी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों के करीब भी हैं। इसके साथ साथ 23 अप्रैल को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि इंडियन ओशन में पाकिस्तानी पानियों की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान नेवी कुछ ऐसा करती है कि वो 3 दिनों के अंदर, यानी कि 26 अप्रैल को वापस अपनी बेस पर चला जाता है। और इस चीज़ के सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू प्रूफ भी मौजूद है। तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह पाकिस्तान नेवी ने मैनूवर किया और अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया है, उसके बाद इवन मल्टीपल कंट्रीज़ पाकिस्तान नेवी को अप्रोच कर रही हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। और आने वाले वक्त में आपको इस तरह का कोलैबोरेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी देखने को मिलेगा। अब दूसरे अगर टॉपिक की बात कर लें तो रिसेंटली रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 और C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट को पार्टिसिपेट करते हुए देखा, जो कि अभी भी वही है। C-130 हरकुलिस को स्पेशली पेंट स्कीम दी गई है, और इसके जो वर्टिकल स्टेबलाइज़र है उसकी दोनों साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को पेंट किया गया है। इस पर अगर आप एक साइड पर देखें तो आपको यहाँ GF-17, J-10C, PFX और दूसरे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के देखने को मिलेंगे।
ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बहुत से लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि यहाँ J-35 क्यों नहीं है। इसी चीज़ को लेकर प्रोपेगेंडा ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है इंडियन मीडिया की तरफ से कि J-35 पाकिस्तान नहीं ले रहा और पाकिस्तान डिच कर चुका है। तो इस चीज़ को हम दोबारा क्लैरिफाई एक दफ़ा करते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर के बयान को सबूत के तौर पर इंडियन मीडिया प्रेजेंट कर रहा है, तो उस बयान में उन्होंने पर्टिकुलरली एक ख़ास टाइमलाइन के बारे में कहा था कि इस टाइमलाइन में J-35 नहीं आ रहा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि J-35 नहीं आ रहा। तो इस पिक्चर में जो इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट दिखाए गए हैं ये पाकिस्तान की करंट कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो PFX है वो डायरेक्टली चूँकि GF-17 प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है, इस वजह से उसे यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ को यहाँ एक्सपेक्ट करना उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। यहाँ जो भी इक्विपमेंट है वो करंटली पाकिस्तान एयरफोर्स के सर्विस में है, सिर्फ PFX के, और उसकी पिक्चर भी चूँकि इसी वजह से है बिकॉज ज़ाहिर बात है मैं उसकी मैं रीज़न पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अहम चीज़ ये है जो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि चाइनीज़ एयरफोर्स और अब चाइनीज़ नेवी ने भी J-35 को इंडक्ट कर लिया है और ये अब कन्फर्मेशन आ चुकी है। अब इसके बाद जो पॉसिबल कंट्री है जो J-35 को ऑपरेट करने जा रही है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। लेकिन एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में लाने के लिए ग्राउंड लेवल पर आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिस पर पाकिस्तान ने 2024 से ही काम शुरू कर दिया था, और उसमें आपको अभी मज़ीद चीज़ें चाहिए। इसके साथ साथ जो पायलट्स आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी हमने मुकम्मल होते हुए देखनी है। तो अभी भी ये बात करना कि J-35 की टाइमलाइन क्या होगी वो थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा, लेकिन J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को तब ज्वाइन कर लेगा जब पाकिस्तान एयरफोर्स को मुनासिब लगेगा। और इंडियन साइड पर जी एक बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है क्योंकि उनके अपने पास इस वक्त कोई भी चॉइस नहीं है, तो अपनी आवाम को वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी J-35 नहीं ले रहा। लेकिन जिस तरह उनका ये गुमान गलत साबित हुआ था कि पाकिस्तान के पास PL-15E हैं, तो इस तरह J-35 वाला गुमान भी बहुत जल्द गलत साबित हो जाएगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।